मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले विगत क्लासों में मैंने आप लोगों से हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। हिस्ट्री की परिभाषा के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपसे डिस्कस कर दिया था। और आज मैं बोर्ड पे आप लोगों को ये बताऊंगा कि इतिहास का मतलब और इतिहास किन किन चीज़ों पर आधारित होता है, तो कैसे माना जाता है कि इतिहास है। तो इतिहास, ये चार्ट आप लोग बना लीजिए। इतिहास स्रोतों पर आधारित होता है और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दो स्रोत, साहित्यिक और पुरातात्विक, ये दो स्रोतों से मिलकर भारत के इतिहास का निर्माण होता है। साहित्यिक स्रोतों में हमारी पुस्तकें आती हैं और पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, जो भी चीज़ें हैं वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। यदि दोनों स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, दोनों स्रोत मिलें और दोनों स्रोत समझ में आएँ तो वहीं से स्टार्ट होता है हमारा भारतीय इतिहास। आज का जो विषय है उस पर हम बात करना चाहेंगे कि हमारे जो यूरोपीय इतिहासकार थे, पश्चिमी इतिहासकार थे, ये मेंस की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो ये कहते थे कि भारतीयों को तो इतिहास लिखने का ज्ञान ही नहीं है। वो कहते थे भारतीयों को तो इतिहास लिखने का ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने इतिहास लिखना यूरोपीय इतिहासकारों से, मतलब हम लोगों से सीखा है। इसके पहले भारतीय को कोई इतिहास लिखने का ज्ञान नहीं था। तो आज का टॉपिक है कि भारतीय इतिहास लेखन कला पर यूरोपीय आधिपत्य। क्या कहते हैं यूरोपीय इतिहासकार भारतीय इतिहास लेखकों को, कि क्या भारतीयों को सच में इतिहास लिखने का ज्ञान नहीं था। उसमें जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, वो कहते हैं, बिसेंट आर्थर स्मिथ जी कहते हैं अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, जिस पर भारत में सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था, तो इनकी इस पुस्तक में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पूरा का पूरा वर्णन जो है वो सिकंदर के ऊपर फोकस किया गया है। और जब भारत पर सिकंदर आक्रमण करता है तो इन्होंने अपनी पुस्तक में यह दिखाने का प्रयास किया है कि भारत उस वक्त बहुत रूढ़िवादिता में घिरा हुआ था। सभ्यता नहीं थी भारत के पास, कोई संस्कृति नहीं थी भारत की। तो हम ही लोग, भारत को सभ्य बनाने में हम ही लोगों का हाथ है, ऐसा यूरोपीय इतिहासकार कहते हैं। जिसमें अलेक्जेंडर हॉलहेड, तमाम जैसे यूरोपीय इतिहासकार हैं जिन्होंने समय समय पर यह दिखाने का प्रयास किया है कि भारतीयों को इतिहास लेखन की कला का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन मित्रों, विद्यार्थियों, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भारत को उस वक्त, जब विश्व में किसी भी देश की कोई भी व्यवस्था का पता नहीं था, जब कोई भी देश विश्व के मानचित्र के दृष्टि पटल पर उभरा तक नहीं था, तो उस वक्त भारत ने वेद, पुराण, उपनिषद जैसे महाकाव्यों की रचना की। अब आप सोच सकते हैं कि भारत उस वक्त से लेखन कला कौशल का कितना बड़ा सारथी रहा है। आज हम बात करेंगे इनके इतिहास के, यूरोपीय इतिहासकारों के इस वक्तव्य का खंडन किया है हमारे हेमचंद राय चौधरी, आरसी मजूमदार, नीलकंठ शास्त्री जी ने। ये हमारे वह भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने यूरोपियों के इस बात का खंडन किया कि भाई हमको इतिहास लिखना नहीं आता, हमको नहीं आता इतिहास लिखना। मतलब आप लोग का देश, आप लोग के बारे में कोई जानता नहीं था, तब हम लोगों ने वेद, पुराण, उपनिषद जैसे महाकाव्यों को रचकर एक का सग्रा बनाकर पूरे विश्व को दिखाया, और आप हमको कह रहे हैं कि हमको इतिहास लिखना नहीं आता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य रहा है कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप को हम लोगों को यहाँ पर मिथ्या साबित करना है। और ये हेमचंद राय चौधरी, आरसी मजूमदार और नीलकंठ शास्त्री ने अपनी पुस्तक में इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से खंडन कर दिया है। हेमचंद राय चौधरी ने द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमचंद राय चौधरी की पुस्तक का नाम, ऑप्शन आता है तो उसमें आप द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो ये पुस्तक है हेमचंद राय चौधरी जी ने लिखी है, इन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास को उठाया है और उसके माध्यम से यूरोपीय इतिहासकारों के इस वक्तव्य का खंडन किया है कि भारतीयों को इतिहास लिखने का ज्ञान ही नहीं था। आरसी मजूमदार जी ने अपनी पुस्तक द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन पीपल, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिए, द कल्चर
एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन पीपल पुस्तक से ये साबित कर दिया, इस बात को पूरी तरीके से खंडित कर दिया कि यूरोपियों को दिखा दिया कि भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान उस समय से है जब आप लोग के देश का पता नहीं था। तो मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, आज का विषय ये है, ये मेंस के लिए कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास लेखन कला का ज्ञान यूरोपियों द्वारा लगाए गए आरोप का आप खंडन करें। क्या वाकई में भारतीयों को इतिहास लिखने का ज्ञान नहीं था? क्या वाकई में भारतीयों को यूरोपियों से इतिहास लिखने की कला, लेखन कला से सीखना पड़ा? तो आज के इस अध्याय में, आज के इस क्लास में आप लोग बैठकर सोचिए कि क्या वाकई में जो यूरोपियों ने हमारे इतिहासकारों के ऊपर जो ये लांछन लगाया है, जो ये आरोप लगाया है, कितना सही है। अब आप सोचिए कि वेद, पुराण, उपनिषद हमारे समय में कब से हैं, और भारतीय इतिहास में जब हमारा देश सिकंदर आक्रमण करता है भारत पर, उस वक्त तो बिसेंट आर्थर स्मिथ जी कहना शुरू कर देते हैं भैया कि सिकंदर आया तो भारत में के समाज में रूढ़वादिता थी, यहाँ के लोग सभ्य नहीं थे, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, यहाँ के लोगों को जो भी सिखाया हम यूरोपियों ने सिखाया, यहाँ पर आक्रमण किए तो हमारी सभ्यता इनकी सभ्यता में मिली, तब ये जाके थोड़ा सभ्य हुए। अगर हमारी सभ्यता वाकई में इतनी ही खराब थी तो सिकंदर को ज़रूरत क्या पड़ी भारत पर आक्रमण करने पे, ये सोचने का विषय है। आखिर इस असभ्य देश में, भारत पर जैसे असभ्य देश में, सिकंदर को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो आकर इस पर आक्रमण करे? क्या ज़रूरत पड़ी अंग्रेज़ों को कि इतने सालों तक भारत पर उन्होंने शासन किया? भारत, आज का भारत कैसा है ये आपके सामने आप लोगों को पता है। प्राचीन भारत में ऐसे ऐसे शासकों का समय, ऐसे ऐसे शासकों का काल आया है जो भारत नहीं, विश्व का स्वर्णिम काल कहा जाता है। भारत उस समय, भारत का भविष्य स्वर्णिम था जब कोई भी देश, किसी भी देश की बात करिए, कोई भी देश दृष्टिपटल पर उभर कर नहीं आता था। उस वक्त से हमारा भारत स्वर्णिम भारत के नाम से जाना जाता है। समय समय पर लोगों द्वारा, आक्रांताओं द्वारा भारत पर आक्रमण ये साबित करता है कि भारत प्राचीन से, मध्यकाल से, हर काल में भारत धन धान्य से परिपूर्ण, आर्थिक व्यवस्था से परिपूर्ण, सभ्यता से परिपूर्ण, संस्कृति से परिपूर्ण रहा है। तो हम अपने इस भारत और इस भारत की, अखंड भारत की परिकल्पना को कहीं से भी खंडित न होते हुए इन यूरोपियों की मानसिक विचारधारा का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। मेंस में आप जब लिखेंगे तो आप एक तरफ यूरोपीय इतिहासकार की विचारधारा को लिखेंगे कि यूरोपीय इतिहासकार क्या कहते थे भारत के इतिहास के बारे में, फिर एक तरफ आप लिखेंगे भारतीय इतिहास के इतिहासकार के बारे में, कैसे हमारे भारतीय इतिहासकार यूरोपीय इतिहासकार के इन वक्तव्य का खंडन करते हैं। फिर दोनों को आप मिला के समीक्षा करेंगे स्वयं से, स्वयं के शब्दों में। देखिए मित्रों, भाइयों और स्टूडेंट्स, ये जान लीजिए कि कभी भी मेंस में किसी भी चीज़ को आप कॉपी करके ना लिखते हुए अपने विचारों को हमेशा लिखें। अपने विचारों को सरल शब्दों में, जितने सरल शब्दों में आप लिखेंगे, एग्जामिनर उतना अच्छा नंबर आपको देगा। और आप सरल शब्दों में लिखने का प्रयास करें। और आज का जो ये अध्याय और विषय है, ये अखंड भारत के ऊपर लगाए गए इस यूरोपीय प्रत्यारोप को हमारे इतिहासकारों ने किस तरह खंडन किया, किस तरह से हमारे इतिहासकारों ने इनके विचारों का, इनके विचारों से संबंधित वक्तव्य का खंडन किया, इस पर भारत और भारतीय इतिहास को आज नाज है। तो हम आज के इस अंक में बात करना चाहते थे भारतीय इतिहास पर लगाए गए यूरोपीय इतिहासकारों का आरोप। तो आज का प्रश्न आप लोग लिख लीजिए कि भारतीय इतिहासकारों को लेखन कला का ज्ञान, बहुत अच्छा प्रश्न है, लिख लीजिए, भारतीय इतिहासकारों को लेखन कला का ज्ञान यूरोपीय इतिहासकारों की देन है। भारतीय इतिहासकारों की लेखन कला का ज्ञान यूरोपीय इतिहासकारों की देन है। यह प्रश्न आप इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। और कल कुछ विद्यार्थियों के आंसर आए
बड़ा अच्छा लगा। उनकी जो कमियां थी उनको उनके ही व्हाट्सएप नंबर पर मैंने बता दी। मित्रों, ये क्लास यूपीएससी पीएससी एग्ज़ाम के लिए अभी मैं कर रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को मैं आगे पढ़ाऊँगा और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते हुए पढ़ाऊँगा। तो आज का विषय आप लोग समझ ही लिए हैं कि भारतीय इतिहासकारों पर किस तरह से यूरोपीय इतिहासकारों ने आरोप लगाया और हमारे इतिहासकारों ने कैसे एक शील्ड के रूप में बचाव किया भारत के इस इतिहास का। तो आप लोग लिखेंगे आज भारतीय इतिहास पर लगाए गए यूरोपीय इतिहासकारों के आरोप कितने सही हैं और कितने गलत हैं, इसके बारे में आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्लीज़ भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइब आप करेंगे, ज़्यादा कमेंट आप करेंगे तो मैंने कल ही कहा था कि जब मैं देखता हूँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो अंदर से एक ऊर्जा एक संचारित होती है कि और अच्छा करने का प्रयास करें। तो अभी की ये क्लास यूपीएससी और पीएससी के बच्चों के लिए है। वो इस क्लास के द्वारा बताए गए चीज़ों को, मेरे द्वारा बोले गए चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करें और इस प्रश्न का उत्तर लिखकर मेरे 29903337 पर जल्द से जल्द भेजें। मैं एनालिसिस करके उन बच्चों का उनके नंबर पर कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, उन्होंने क्या गलत लिखा है और क्या सही लिखा है, मैं ज़रूर बताऊंगा। और हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूं। जहां तक आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हर एक कमेंट को महत्वपूर्ण समझता हूं फ्यूचर आईएएस एकेडमी के लिए। फ्यूचर आईएएस एकेडमी फैजाबाद में आई है तो ये वे टू सक्सेस, नाम पे मत जाइए, वे टू सक्सेस, इसका काम है वे टू सक्सेस, मतलब सक्सेस की ओर ले जाना। तो हमारा हर प्रयास हर विद्यार्थी के लिए यही रहेगा कि वो विद्यार्थी सक्सेस के उस रास्ते पर चले। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश ना करें। जो पढ़ाया जा रहा है, जिस विषय में पढ़ाया जा रहा है, आप उस विषय की तैयारी और उस विषय के प्रश्न को थोड़ा सीरियस होके लें कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। और अपने हित मित्र जितने भी दोस्त हैं उन तक मेरी बात को पहुँचाएँ, चैनल्स बनाएं, सब्सक्राइब करवाएं। ऐसे तो लोग बहुत सारे चैनल को फॉलो करते रहते हैं, सब्सक्राइबर कर ले देते हैं, लेकिन जो स्टडी चैनल है यूपीएससी और पीएससी के बच्चों के लिए, मेरा ये मानना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा लोग आप लोग जोड़ेंगे उतना अच्छा फ्यूचर आईएएस एकेडमी की टीम गठित होगी और आप लोग को इसकी बधाई देगी। वैसे जितने भी सब्सक्राइबर जुड़े हैं मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर सब्सक्राइब किया। और जो बच्चे कमेंट करते हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन बच्चों ने फ्यूचर आईएएस एकेडमी की क्लास का कमेंट किया और उनके सकारात्मक इस टिप्पणी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और आज हमारा जो प्रश्न है, कृपया इसको प्लीज़ लिखें और लिख के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। लॉकडाउन के इस पीरियड में अब तो फैजाबाद में भी सुनने को आ रहा है कि कोरोना आ गया है, तो थोड़ा सा बचें। मैं हर वीडियो के आखिरी में आप लोगों को सचेत करता रहता हूं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इससे हम लोग बच नहीं सकते, हमको इसके साथ रहते हुए अपने को आगे बढ़ाना है। ठीक है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कोरोना जो है ख़त्म हो जाएगा 1 साल 2 साल में, भी कंफर्म नहीं है कितने साल लगेंगे इसको ख़त्म होने में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बता दिया है कि कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, तो कोरोना के साथ ही हम लोग को रहकर अपना काम करना है। तो मित्रों, आज के इस अंक में, आज के इस अध्याय में, आज के इस टॉपिक पे आप लोग कृपया लिखें और लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। आज इतना ही आप लोगों के लिए। धन्यवाद।